ओके, तो इस साल के क्रंचर एनिमे अवार्ड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसमें विलेन सागा का सीजन 2 भी इसमें नॉमिनेट हुआ था कुछ कुछ कैटेगरीज में, पर उससे एक भी अवार्ड नहीं मिला। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि विलेन सागा का सीजन 2 सबसे ज्यादा डिजर्विंग क्यों था एनिमे ऑफ द ईयर के लिए, क्यों इस एनिमे ने इतने सारे लोगों को इतना डीपली इम्पैक्ट किया है। तो पहली बात तो ये है कि ये आपका एक नॉर्मल शोनन एनिमे नहीं है, ये एक सीनन एनिमे है जो कि अडल्ट लोगों के लिए होता है। तो ये एनिमे उन लोगों के लिए एक थेरेपी जैसा है जो कि किसी रीजन की वजह से अपने पास्ट में की गलतियों की वजह से गिल्ट में है, उसकी वजह से डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और अपने जिंदगी आगे बढ़ने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। तो बिलीव मी, ये एनिमे उन लोगों के लिए थेरेपी साबित हो सकता है, आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में भी बहुत हेल्प कर सकता है। तो ये विलेन सागा की कहानी वाइकिंग के जमाने की कहानी है। उस टाइम वाइकिंग कैसे रहते थे, उस टाइम का इंग्लैंड और उसके आसपास के प्रदेशों में कैसे एक दूसरे से वो लड़ते थे, उनकी रीजनल वॉर्स होती थी, उनकी पॉलिटिकल वॉर्स होती थी। यही इस एनिमे की सेटिंग है। इसमें ज्यादातर वाइकिंग्स और उनके रहने के तौर तरीके पर ज्यादा फोकस किया गया है और ये पहले वाला सीजन स्टोरी पर ज्यादा फोकस करता है। स्टोरी बहुत ही सही तरीके से आगे बढ़ती रहती है। यहाँ पर इसके पहले सीजन में पहले कुछ एपिसोड में थॉर्स अपने बेटे यानी कि अपना मेन कैरेक्टर थॉर्फिन को कुछ ऐसी डेली टू डेली लाइफ में अपने हमेशा सीख देता रहता है उसको। अपना थॉर्फिन जो कि एक मेन कैरेक्टर है अपने एनिमे का, वो लड़ने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता है। उसे भी एक ट्रू वॉरियर बनना होता है क्योंकि उस टाइम के वाइकिंग्स वैसे ही थे, मतलब कि वो सिर्फ लड़ने के लिए ही जाने जाते थे। तो एक अच्छा वॉरियर बनना वहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था। थॉर्फिन मन में ही सोचता रहता कि यार मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी एनिमी से लड़ूंगा, मैं भी तलवार से सबको मार डालूंगा। ऐसे उसके बचपन में उसके ख्याल रहते थे। वो अपने पिता से लड़ने के लिए तलवार मांगता है, वो उनसे ट्रेनिंग की भी मांग करता है कि मुझे लड़ना सिखाइए। पर थॉर्स उसे एक बहुत ही बढ़िया सीख देता है। यहाँ पर वो उसे पूछता है कि तुम्हें स्वॉर्ड किस लिए चाहिए? तलवार तो सिर्फ दूसरे लोगों को हर्ट करने वाला सिर्फ एक टूल है एंड देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड इज ओके टू बी हर्ट। और तुम्हारा एनिमी कौन है? देयर आर नो एनिमीज थॉर्फिन, देयर आर नो एनिमीज। ट्रू वॉरियर वही होता है जिससे कि लड़ने के लिए किसी भी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर आगे जाकर एक बहुत ही मेजर इंसिडेंट होता है। उसके बाद थॉर्फिन की एक अलग ही जर्नी चालू हो जाती है और फिर एनिमे की स्टोरी भी बहुत ही सही तरीके से आगे बढ़ती है। हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है थॉर्फिन को लेकर कि उसे जिंदगी में आखिर चाहिए क्या, और हम उसी चीज को मन में लेकर इसकी स्टोरी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर अगर थॉर्फिन की बात करें तो वो एक आइडियलिज्म को फॉलो करता है जो कि उसकी अपनी खुद की बनाई आइडियाज होती है। वो अपने फादर के यानी कि थॉर्स के दिए हुए सीख पर ध्यान नहीं देता। इसके पहले सीजन में उसके पास एक प्रॉपर एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है कि उसके जिंदगी में अब उसे करना क्या है, और वो अपने लक्ष्य के प्रति इतना पागल हो जाता है ना कि उसके बाद वो एक जानवर जैसे इंसान में कैसे बदल जाता है तो उसका तो पता उसको भी नहीं लगता। फिर सीजन के एंड आते आते उसको रियलिटी हिट होती है और वो रियलिटी को रियलाइज करने लग जाता है। उसका लक्ष्य उससे छीन लिया जाता है और उसके जीने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है। इसके विपरीत है इसके एस्केलेड नाम का कैरेक्टर जो कि रियलिज्म को दर्शाता है। पूरे के पूरे सीजन में वो अपनी स्ट्रेटेजी से ही काम करता रहता है। किसी भी सिचुएशन को अपनी ओर ढाल लेना, किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में कर लेना उसको बखूबी आता है और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है, के लिए किसी की भी जान ले सकता है। वो एक वॉरियर तो है पर उसके साथ अपना एक शातिर दिमाग भी रखता है। पर सीजन के एंड आते आते वो भी कैसे आइडियलिज्म को ही फॉलो करने लगता है, वो सच में देखने लायक है। वो इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि सीजन के एंड में आते आते स्टोरी एकदम से पीक कर जाती है, इतना कि आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा कि आपने देखा क्या है, आपने क्या अभी अभी एक्सपीरियंस किया है। इतने एंगेजिंग इसके लास्ट के कुछ एपिसोड से। फिर आता है इसका अगला सीजन यानी कि विलेन सागा सीजन 2। इसको फार्डलैंड सागा भी बोला जाता है और यहाँ पर हमारे थॉर्फिन की पर्सनल जर्नी पर फोकस किया गया है, उसके कैरेक्टर पर फोकस किया गया है। तो इस सीजन की स्ट्रक्चर पहले सीजन की स्ट्रक्चर से बहुत ही अलग है, पर ये दूसरा सीजन उन चीजों पर फोकस करता है कि जो कि पहले सीजन में थॉर्स अपने बेटे यानी कि थॉर्फिन को दे रहा होता है, उन चीजों पर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पर थॉर्फिन अपनी पर्सनल जर्नी चालू
चालू करता है टू बी ए बेटर पर्सन। कैरेक्टर डेवलपमेंट की नजर से अगर बात करें तो बिलीव मी इट इज द वन ऑफ द बेस्ट सीजन एवर मेड इन एनिमे। पहले तो थॉर्पिन अपने लक्ष्य के प्रति इतना पागल होता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, और जब उससे उसकी जिंदगी जीने की उम्मीद छिन जाती है, उसके जिंदा रहने का मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर थॉर्पिन अपनी पिछली की गलतियों से जूझ रहा होता है, उसे बहुत ही घटिया तरीके से नाइटमेयर्स भी आ रहे होते हैं। इसके साथ थॉर्पिन हर एक एपिसोड के साथ अपनी पर्सनल जर्नी को कंटिन्यू करता रहता है, अपने आप को संभालने की कोशिश करता रहता है। और फिर आता है इसके सेकंड सीजन का 9th एपिसोड, एंड उस एपिसोड में थॉर्पिन का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया गया है ना, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट। वो एपिसोड हर एक तरीके से बेस्ट है। कैसे थॉर्पिन अपनी पिछली की गलतियों को एक्सेप्ट कर लेता है और आगे बढ़ने की उम्मीद रखता है, वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से या बेस्ट वे पॉसिबल में दिखाया गया है। कैसे वो डिप्रेशन से निकल के आगे बढ़ता है, वो यहाँ पे सच में देखने लायक है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि ये एनिमे उन लोगों के लिए लिटरली थेरेपी जैसा है जो कि अभी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, जो कि आपकी जिंदगी को अच्छी करने में 100% आपकी मदद करेगा। यहाँ पर दूसरे सीजन में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि एनआर, आर्नहेड। एनआर और आर्नहेड अपने थॉर्पिन के बहुत ही अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं, पर आगे जाके एनहार्ड के साथ जो होता है ना, वो देख के आपका दिल टूट जाएगा। उसके साथ हुई ट्रेजेडी को देखकर आप ना रो पड़ोगे, और वो चीज हमेशा के लिए आपके दिल पर एक निशान छोड़ेगी। तो इस सीजन के एंड में आते आते इसके सेकंड सीजन में थॉर्पिन की एक नया ही इंसान बन जाता है वो, मतलब कि आप उसके पहचान भी नहीं पाओगे, इतना अच्छा इंसान वो बन जाता है। फिर भी उसकी एक कैरेक्टर डेवलपमेंट की जर्नी इसके सीजन के आगे भी चालू रहती है, और वो शायद हमें 1-2 साल में इसके नए सीजन में हमें देखने मिलेगी इसकी स्टोरी। तो अगर आप इतना टाइम रुकना नहीं चाहते तो आप इसकी मांगा भी पढ़ सकते हैं। तो इस एनिमे के बारे में इतना ही, ऑलरेडी वीडियो बहुत ही बड़ी बन चुकी है। तो अगर इसके बारे में और कुछ जानना है आपको तो मुझे बताइए, मैं उस पर डिस्कशन करूंगा, उसकी सारी फिलोसफी पर डिस्कशन करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।